नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा रिजेक्टेड महसूस करते हैं। इनके आसपास के लोग इनको रिजेक्ट करते हैं, धन इनको रिजेक्ट करता है, खुशी ने इनको रिजेक्ट कर रखा है, यहाँ तक कि इनका जो अपना शरीर है, उसने भी इनको रिजेक्ट कर रखा है। बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा दर्द इनके जीवन के अंदर जैसे भरा हुआ है दोस्तों। और जो दर्द है ना, मानसिक त्रास भी बहुत ज़्यादा है, मतलब मेंटल पेन भी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ के अंदर, और फिजिकल पेन भी बहुत, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बावजूद इसके इनके जीवन के अंदर एक चीज़ अच्छी रही है कि एटलीस्ट ये पढ़ाई ठीक-ठाक कर पाए। इनकी जो जॉब है, जॉब के अंदर इनका अच्छा पैकेज है। अ, मतलब क्या होता है कि अब बचपन से ही ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, नेगेटिविटी, घबराहट, डिप्रेशन, लोगों के द्वारा रिजेक्ट करना, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। और अमूमन तौर पे जो लोग ऐसी प्रकार की चीज़ों से घिरे होते हैं दोस्तों, वो ना अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं पाते हैं। मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, नौकरी नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतने सारे रिजेक्शंस होने के बावजूद भी ये भाई ऐसा बोलते हैं कि बचपन से मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई शक्ति है जो कि मुझे प्रोटेक्ट भी करती है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा विस्तार में बात करते हैं कि किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको ये अपने जीवन के अंदर झेल रहे हैं। ये कहते हैं बचपन से ही सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे परेशान किया वो है मेरे वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम। दोस्तों, वो स्किन कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर व्यक्ति का एक्चुअली में स्किन कलर कुछ और होता है, लेकिन उसके ऊपर व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। अब ये कहते हैं कि भैया देखो, व्हाइट पैचेस को लेकर के ना हमेशा से मेरे व्हाइट पैचेस ऐसी जगह पे रहे हैं जो कि विजिबल हों और थोड़ा लोग देख करके जैसे उससे घृणा करते हैं। और व्हाइट पैचेस होने की वजह से, हालांकि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन व्हाइट पैचेस होने की वजह से ही लोग जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि भी मुझे इनको छूना ना पड़े, मुझे हाथ ना मिलाना पड़े, हाय कहीं मेरे को ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि अजीब सी घृणा मुझे जो है लोगों की वजह से बचपन से फेस करनी पड़ी है। फिर ये कहते हैं कि देखो, जब मेरा विवाह हुआ ना, तो व्हाइट पैचेस तो पहले भी थे, लेकिन इतने नहीं थे। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाने के बाद अचानक से जो मेरे व्हाइट पैचेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा जैसे पूरे मेरे शरीर पर ये जो समस्या है ये फैल गई है। और ये कहते हैं कि जैसे अभी मेरी पत्नी ने मुझसे विवाह किया, तो ठीक है, उन्होंने भी कुछ देख करके भी कुछ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा कि भाई नहीं करते जनरली लोग विवाह ना ऐसे में, है ना, उनको भी अजीब लगता है। कह रहे लेकिन विवाह होने के बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि जैसे मेरी वाइफ भी मुझसे ना थोड़ा नफरत सी करने लग गई। अभी कहते हैं देखो, मेरे को लगता है कि जो नफरत है वो व्हाइट पैचेस की वजह से है, लेकिन और भी किसी वजह से हो सकती है। अब कह रहे हैं मेरा तो दिमाग इन चीजों में ज्यादा चलता नहीं है, मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पत्नी और मेरे बीच में, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई मारपीट नहीं होती है, कोई गाली गलौज नहीं होता है, लेकिन एक अजीब सी खींचतान जो है मुझे फील होती है। पत्नी खुद को मुझसे डिस्टेंस करती है, और मेरे अंदर एक अजीब सा शक, है ना, जैसे कुछ मैं जानता हूं इसके बारे में, या कोई ऐसी चीज है कि ये भी कोई ठीक नहीं है। मेरे पैचेस हैं, लेकिन ये भी कोई ठीक महिला नहीं है, कह रहे। हालांकि ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन उसको इस वजह से कह रहे मेरे को जो है ना, हमारे बीच में एक एक दरार है। और वो दरार कैसे भरेगी हमारे को पता नहीं है। कैसे वो दरार हमारे बीच में आ गई, कह रहे ये भी मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे को तो एक कारण व्हाइट पैचेस ही नजर आता। फिर ये कहते हैं कि देखो, मैं ये इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि जो हम लोग हैं जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, तो मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे से तो खींचतान वाला है, लेकिन मेरे भाई, मेरी भाभी, उनके बच्चे, है ना, माता पिता, कह रहे सबसे मेरी पत्नी का व्यवहार जो है वो अच्छा है, और इन लोगों की आपस में बनती है। मेरे को ही देख करके पता नहीं क्या मौत मच जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये चीज है जो कि, क्योंकि व्हाइट पैचेस है, फिर व्हाइट पैचेस से रिलेटेड इनको अपनी पत्नी का इश्यू भी लग रहा है। तो इन चीजों को लेकर के जो है, एक तो ये अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं। दूसरा, फिर इन्होंने बताया कि भई मेरे पास ना, मैं कमाई ठीक-ठाक करता हूँ और 1 डेढ़ लाख रुपए महीने का कमाते हैं।
लेकिन कह रहे हैं महीने की 20 तारीख आते आते मैं हो जाता हूँ ठन ठन गोपाल, मेरे पास पैसे नहीं। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, मुझे समझ में ही नहीं आता मेरे पैसे कहाँ चले जाते हैं। हम्म। और कह रही मेरी पत्नी भी ये बात बोलती है, बच्चे भी ये बात बोलते हैं कि भाई आप इतना कमाते हो, आपकी कमाई है किस काम की? मेरे को तो समझ में नहीं आता कमाई आपकी चली कहाँ जाती है ना? ये कह रहे मेरे को भी समझ में नहीं आता। तो हमने कहा कि भाई, या थेरेपिस्ट ने इनको कहा कि भाई आप बैठ करके हिसाब लगा लो। कह रहे वही तो बात है, हिसाब लग ही नहीं पाता, हिसाब समझ में नहीं आता कहाँ गायब हो जाते हैं पैसे। कभी कोई खर्चा आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। कह रहे लोग होते हैं 25-30 हजार रुपए कमाते हैं और उसके अंदर भी संतोष से रहते हैं। लेकिन मुझे तो हमेशा यही ही लगता रहता है कि जैसे मेरे पास कुछ नहीं है भैया, मैं तो बिल्कुल खाली हूँ जैसे मेरी जिंदगी के अंदर, जैसे मेरे पास पैसा रुकेगा ही नहीं। तो ये एक समस्या। फिर हमने कहा गुजारा कैसे होता? तो क्या भाई, जॉइंट फैमिली है, खाना पीना ये सब तो हो ही जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं होते पैसे, मेरे पास नहीं बचते। अच्छा, फिर मतलब कई परेशानियां हैं इनकी, और भी परेशानियां बता देते हैं फिर। इसके अलावा इनको शारीरिक और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बचपन से ये बताते हैं कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी रीढ़ की हड्डी ना इनफ मजबूत नहीं है। रीढ़ की हड्डी के अंदर इनको बहुत बहुत दर्द रहता है, दर्द, तकलीफ रहती है। जैसे इनकी रीढ़ की हड्डी इनके शरीर का भार ना उठा पा रही हो जबरदस्ती, या जैसे जितना भार होना चाहिए, है ना, इनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कंधों पे उससे ज्यादा भार है। कंधे तो जैसे झुके से ही मेरे रहते हैं। तो पीठ में बहुत बहुत दर्द रहता है। एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, है ना, वो जो नक्के होते हैं जो आपके ना इसके अंदर जो कॉलम्स बने होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, है ना, बहुत सारी हड्डियां जुड़कर, कह रहे कोई डिस्प्लेस नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ कौन सी नस दबी हुई है पता नहीं है, डॉक्टर ये कहते हैं कि कोई नस दबी हुई है शायद, उसकी वजह से आप ऐसे पेन के अंदर रहते हो, आप इतना आप अनईजी रहते हो। तो ये कहते हैं कि भैया ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि भी मैं क्यों इस प्रकार की तकलीफ में हूँ, या क्यों इस प्रकार की जो तकलीफ है उसको मैं झेल रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके अलावा, अच्छा, परेशानियां इतनी ज्यादा है, मेरे को तो लग रहा है भूलना चाहे बताना आप, और क्या क्या परेशानियां हैं। अच्छा, फिर इन्होंने बताया कि भाई मनी ब्लॉकेज इन्होंने बता दिया, व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम बता दी, पत्नी से रिलेशन खराब हो रहा है बता दिया, पीठ का दर्द बता दिया, पैसा इनके पास रुकता नहीं है। फिर ये कहते हैं कि भाई जहां मैं पैसे कमाने के लिए जाता हूँ, जो मेरा ऑफिस है, उसके अंदर ना तो सीनियर मेरी इज्जत करते, ना मेरे जूनियर मेरी इज्जत करते। कह रहे मेरी सीनियर जो हैं, एक लेडी हैं, लेडी इनकी बॉस है, और कह रहे हैं कि वो मुझे ना मतलब बहुत ही बुरा ट्रीट करती है। मतलब जैसे उनकी आंखों में ऐसा नजर आता है कि एक तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और दूसरा, आई एम अ मैन हु शुड नॉट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। कह रहे मेरी उनकी उसमें दिखाई देता है। और कह रही इस चीज के चलते मेरे ना दो जूनियर्स हैं, दो लड़के हैं जो मेरे जूनियर हैं। कह रहे मेरी बॉस मेरी बात नहीं सुनती है, मुझे उनके हिसाब से करना है सब कुछ, मुझे उनके सामने हाथ बांध के खड़ा होना है, चलो मैं समझता हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मेरे दोनों सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। कह रही मेरी बॉस है, वो डायरेक्टली मेरे सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करती है, वो उनको समझाती है कि मुझसे काम कैसे करो। कह रहे कहानी बिल्कुल उल्टी। तो कह रहे मतलब तीनों मिलकर के ना जैसे बहुत ज्यादा मुझे मुंह पे गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन जैसे मिसट्रीट सा करते हैं, और जैसे मुझे कॉर्नर सा मेरे ऑफिस के अंदर करके रखा जाता है। और कह रहे वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे नीचे काम करते हैं, लेकिन मेन जो हमारी कोर टीम है, जो मेरे डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट है, उसके अंदर हम 4 लोग हैं, और 4 लोगों में से इन 3 लोगों ने अपनी टीम बना रखी है। और मुझे जो है ये अजीब सा जो एक रिजेक्शन है, इस टीम से मुझे जो है निरंतर फील करना पड़ता है। तो ये भाई इनके जीवन में, अच्छा, एक और चीज आ गई जी, सॉरी बताना भूल गए थे। तो कह रहे हैं इसके अलावा लस्टफुल थॉट्स से मैं बहुत ज्यादा, इन्होंने कहा, मैं ग्रसित हूँ। मेरे को कह रहे हैं कि रोज बचपन से लेके अभी तक विकारी सपने आते हैं, कह रहे आज भी आते हैं। और कह रहे मैं ये लस्ट से ही भरा रहता हूँ, और लस्ट से भरा होने की वजह से ये कहते हैं बल्कि मेरे मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से फिर स्वप्न दोष होना और ये सब कुछ होना बहुत ज्यादा होता है। तो व्यक्ति जो है और ज्यादा, मतलब जो उसकी कैपेसिटी होती है ना, इस एस्पेक्ट को जीने की अपनी लाइफ के अंदर, ज्यादा लस्टफुल होने से बल्कि वो कैपेसिटी और ज्यादा व्यक्ति की जो है वो
कम हो जाती है, पौरुष जो होता है इंसान का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस चीज़ को लेकर के भी जो है ये काफ़ी काफ़ी परेशान रहते हैं। ये कहते हैं मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है कि भई ये थॉट्स मेरे दिमाग से एक प्रकार से निकल जाएँ या मैं इनको कंट्रोल कर पाऊँ या एक लिमिट होती है, लेकिन कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझ पे हावी है। और दोस्तों कहीं न कहीं देखिए ऐसा भी होता है कि जो लोग ज़्यादा इस क्रिया के अंदर होते हैं, ज़्यादा जिनका वीर्य का क्षय होता है, नाश होता है, उनके साथ भी होता है कि उनको कमर में, पीठ में या कमज़ोर हो जाना शरीर का, हड्डियाँ उनकी गल जाना, जोड़ों के अंदर दर्द होना, है ना? मसल्स उनके कम हो जाना बॉडी के अंदर, है ना? तो ये सारी समस्याएँ हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है जिसकी वजह से शायद शारीरिक रूप से ये बहुत ज़्यादा जो है सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इनकी इतनी सारी समस्याएँ जिनको लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। तो जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का प्रयास किया गया, तो क्या हुआ अभी उसके बारे में विस्तार में आपको बताएँगे और फिर जब पूर्व के जीवन में गए, तो ये कौन-कौन सी पास्ट लाइफ़्स इन्होंने देखी, उसके बारे में भी आपको अभी हम बताएँगे। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब इनका पीएलआर करने का प्रयास किया गया, तो जैसे हमने बताया पहली बारी में इनका पीएलआर हुआ नहीं था। एक तो जब थेरेपिस्ट इनसे बात करने की कोशिश करे, ये अपनी प्रॉब्लम ही उनको एक्सप्लेन ना कर पाएँ। जैसे जैसे साँसें अंदर ही दब गया हो कुछ। दूसरा, बार-बार इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, कनेक्शन कटने लगे। पहले तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, वो अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। फिर एक्सप्रेस जब करने की कोशिश कर रहा है, तो नेटवर्क कट रहा है। जैसे उस उनका जो फ़ोन है या जो उन इंटरनेट है, वो एक्सप्रेस ना करने दे रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातों के अलावा जैसे जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, अब आपको पता है कि जो लोग भी हमारे फ़ील्ड के अंदर काम करते हैं, क्या होता है कि ध्यान साधना का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। उन चीज़ों को अनुभव करने का काफ़ी जो है एक्सपीरियंस होता है ध्यान साधकों को, जो कि वैसे जनरली खुली आँखों से नज़र नहीं आती। तो हमारी जो वंदना बहन है, उन्होंने किया था इनका सेशन और बहन ने बताया था कि भैया वीडियो ऑन होते ही मुझे वहाँ पर 6-7 अलग-अलग सोल्स पीछे गुस्से में नज़र आ रही थी खड़ी हुई और कई सोल्स ऐसी थी जो घूम रही और कह रहे वो जितनी भी सोल्स वहां पे खड़ी थी जैसे मुझे लग रहा था कि उनके माध्यम से डायरेक्ट वहां से वो मुझे ही देख रहे हैं और जैसे ये हर प्रकार का जो इंटरप्शन है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन ने कहा कि भैया काफी हमने प्रयास किया था कि इनका केस समझ में आ जाए, लेकिन कह रहे कि भैया अभी तो बात ही नहीं हो पा रही थी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए मेरे को ऐसा माहौल चाहिए कि उनको मेरी आवाज क्लियरली उनको सुनाई देती रहे, तभी तो मैं ट्रांस में लेकर के जा पाऊंगी। तो ऑल इन ऑल कह रहे वो तो कुछ एक्सप्लेन मुझे कर ही नहीं पाए, लेकिन जो इतनी सारी डार्क एनर्जीज, इतनी ज्यादा क्रोधित आत्माएं मुझे दिख रही थी, तो मैं समझ गई थी कि भाई ये सेशन जो है होने नहीं देंगे। तो कह रहे कि भैया देखो मैंने मीटिंग को एंड कर दिया और फिर जैसे हमारा प्रोसीजर होता है, जैसे हमारी टीम के थ्रू हमारी टीम को वंदना बहन ने अपनी आवाज में कुछ रेमेडीज भेजी और बोला कि जो भाई हैं, जैसे उनको वो रेमेडीज वंदना बहन ने एक प्रकार से भिजवाई व्हाट्सएप के। तो क्या रेमेडीज उनको दी, अच्छा वो जो रेमेडीज थी दोस्तों, वो रेमेडीज फॉलो करने के बाद फिर अगली बार जब इनका सेशन हुआ है, तो उसके अंदर डायरेक्टली खड़ी हुई सोल्स नजर नहीं आई थी। हालांकि उनके साथ थी और काफी कुछ चीजें निकल करके आई हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी चीज का और एक होता है कि इम्पैक्ट काफी हल्का हो जाता है। तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने से पहले ही जैसे भोलेनाथ की कृपा से ये भाई की कुछ समस्याएं तो शुरू होगी। तो हम ना आपको पहले तो दोस्तों ये रेमेडीज के बारे में बता देते हैं। तो एक तो क्या होता है दोस्तों कि देखिए जब इतनी ज्यादा विकारी वृत्ति किसी की बढ़ जाती है, लस्टफुल थॉट्स की इनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस विकारी वृत्ति को शांत करने का एक माध्यम है राजयोग मेडिटेशन। अब राजयोग मेडिटेशन के लिए करने के लिए हर किसी के पास समय तो होता नहीं है कि वो सेंटर जाकर ही करे। तो वंदना बहन ने इनको बोला कि भैया देखो एक तो ना ये जो मेडिटेशन है, आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको करना है। तो जैसे हम ही लोगों का हम भी अपनी वीडियोस में ग्रुप रेकमेंड करते रहते हैं। तो वंदना बहन ने जो ग्रुप था उसको रेकमेंड कर दिया कि भैया आप ये जो क्लासेस है करना। अब 7-8 जो है क्लासेस होती हैं इनिशियली पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की और बेसिक सारे उसको करने की।
तो आप लगाइए कि अगर 7 क्लासेस होती हैं, तो नेक्स्ट जब इनका सेशन हुआ तो अभी छठी क्लास ही इन्होंने करी थी। अभी कोर्स इनका पूरा भी नहीं हुआ था और उसके अंदर ही काफ़ी जो भाई हैं उनकी स्थिति बेटर हो चुकी थी। उसके साथ-साथ प्यारे भाइयों और बहनों हम सबको बताना चाहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंगों के जो पर्चे हैं, ये ना बहुत सारी समस्याओं के रामबाण इलाज हैं। रामबाण इलाज क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं ना प्यारे भाई और बहनों, ये विशेष प्रकार की ऊर्जा को ब्रह्मांड में रेडिएट करते हैं। अब हम लोग जो पर्चे हैं हमारे, हमारे क्या भोले बाबा के हैं, हम लोग 18 ज्योतिर्लिंगों के पर्चे हैं। आपको आप हम अपनी कई वीडियोज़ में बताते हैं दोस्तों, आपको पता है कई बार बीच-बीच में हम गायब हो जाते हैं, वीडियोज़ कम आने लग जाती हैं, हम यात्रा पे निकल जाते हैं। हमने बताया हुआ है 2026 में भोले बाबा का आदेश आया हुआ है कि बच्चे जा करके सेवा आपको करनी है। तो हम खुद भी ये पर्चे कभी 5,000 कभी 10,000 लेकर के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, जहाँ पर पहले ही भोले बाबा के भगत उनको ढूँढने के लिए, उनसे मिलन मनाने के लिए आते हैं और ये जो 18 बाबा के स्वरूप हैं, इनका परिचय सबको देते हैं। दोस्तों ये जो पर्चे हैं ना, इन पर्चों में इतना हाई वाइब्रेशन है क्योंकि बाबा के सभी उसके अंदर स्मृतियाँ हैं, स्मृतियों के चिन्ह हैं और डिस्क्रिप्शन भी है कि कौन से स्वरूप से बाबा ने कौन-सा कर्तव्य प्ले किया तो कौन-सी शक्ति रेडिएट और जो ये ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, इसके अंदर इन सभी स्वरूपों को एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे उनको यूज़ करना है, वो भी समझाया जाता है। तो ये पर्चों का इनको रेमेडी ये दिया गया है कि भई कुछ पर्चे आपको अपने पास रखने हैं, 100 150 मँगा लो और बाकी पर्चे आपको दूसरों को बाँटने हैं। क्या बोल कर के बाँटने हैं? ये बोल कर के आपने बाँटना है कि भैया इसको अपने घर के अंदर रखो, जिस घर में होगा उस घर में बरकत रहेगी। यात्रा पे जाओगे तो परचेज़ साथ में रखो। यात्रा आपकी सेफ ट्रैवल्स आपके रहेंगे, सुखद होगी। बेसिकली बाबा की शक्तियाँ हैं अलग-अलग, तो आपके आस-पास की जो एनर्जी की प्रॉब्लम्स होती है ना, काफ़ी हद तक उसको रिज़ॉल्व कर देती है। इन पर्चों को दूसरों को देने के लिए क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों, हमारे आस-पास जो लोग होते हैं ना, इन सब से क्या है हमारे कार्मिक अकाउंट्स, है ना? हमारे ही जान-पहचान के लोग होते हैं, उनसे हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं और आपस में काफ़ी खींचतान चल रही होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम पर्चा दे देते हैं, मतलब कई बार क्या बहुत बार क्या है हमारे को पता भी नहीं कि यार कार्मिक अकाउंट भी होगा। लेकिन हम जब दे देते हैं, तो एक प्रकार से हम बाबा की वो शक्ति उनके घर में पहुँचा रहे हैं, जिससे उनके घर के अंदर कल्याण होगा, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको बहुत तेज़ी से सेटल करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर जब ये पर्चे हम आस-पास रखते हैं, ये सिर्फ़ एक प्रोटेक्शन नहीं है, पर्चे के अंदर बाबा का महाकाल स्वरूप भी है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, केदारनाथ स्वरूप भी है, कैद से मुक्त कराने वाला, सोमनाथ जी भी हैं, जिससे सोमरस बाबा पिलाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है, वैद्यनाथ स्वरूप है बाबा का, जिससे हीलिंग एनर्जी निकलती है। तो 18 विशेष प्रकार की जो ऊर्जाएँ हैं, वो हमारे आस-पास प्रवाह करने लगती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इससे क्या होता है कि अब जैसे इनके केस के अंदर ये स्पिरिट्स दिखाई देते थे। इन्होंने कुछ गलत किया है तभी वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। लेकिन फँसी तो वो आत्माएँ भी हुई हैं ना, रिलीफ़ तो उनको भी चाहिए ना, क्रोध से मुक्ति तो उनको भी चाहिए ना, मुक्ति है ना, आगे मतलब शांति तो उन आत्माओं को भी चाहिए ना, जिससे पर्चे वग़ैरह आते हैं, तो इससे आस-पास की जो आत्माएँ हैं, चाहे वो शरीर के अंदर हों या शरीर के बाहर हों, वो काफ़ी हद तक जो है, उनकी एनर्जी सॉल्व हो जाती है और वो थोड़े सुखी भी रहते हैं। तो उन्होंने जो पकड़ बना रखी होती है ना, जकड़ बना रखी होती है, कि तेरा कुछ होने नहीं देंगे, एटलीस्ट वो जकड़ ढीली हो जाती है। एक लास्ट बात बोलनी है, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमने पर्चा जो है प्रिंट करा कर के अपने सिरहाने के नीचे रखा, तो हमारे को बुरे सपने आने लग गए। पहले हमारे को बुरे सपने तो आते नहीं थे। तो होता क्या है कि एनर्जी वैम्पायर्स पहले से आपके साथ थे, तभी आप इतने ज़्यादा परेशान चल रहे थे। इसीलिए जब आप सो कर के उठते थे, आप फ्रेश फील नहीं करते थे। जब आपने पर्चा रखा, तो क्या हुआ कि ये कई सारी एनर्जीज़ क्या होती है, छुपा के अपने आप को रखती हैं और आपका जीवन नष्ट करती रहती हैं। लेकिन जो पर्ची की एनर्जी होती है, उसके प्रभाव से, चाहे वो बहुत सारे हैं और आपके जीवन को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं, उसकी एनर्जी के प्रभाव से क्या होता है दोस्तों, कि वो अपने आप को छुपा करके नहीं रख पाते। तो जो डरावने सपने आ रहे हैं, वो एनर्जीज़ वैसे भी अटैक कर रही थी आपको, लेकिन क्या है, पता लगने लग जाता है। अच्छा, जिन लोगों को पहले से ही डरावने सपने आते हैं, जिनको पहले से पता था, उनके क्या आने बंद हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो परेशान चल रहे थे, जिनको पता ही नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है, उनको चीज़ें काल सर्प दिखने लग जाना, तो उनको पता लगने लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। है ना? तो वो भी क्या है, रेवोल्यूशन ही हो रहा है आपके सामने।
है ना? तो हम सभी हमारे जो प्यारे भाई-बहन हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि भई ये पर्चे बहुत-बहुत चमत्कारी हैं। आप कोशिश करो कि आपके जीवन में अगर समस्याएँ हैं तो इन पर्चों को आप भी अपने घर में मँगाओ, इनको बाँटो। इनसे जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, चाहे परमात्म प्रत्यक्षता की पुस्तक हो, ओम का रहस्य हो, इनका एक पूरा सेट है, उसको आप हमारी टीम से मँगवा सकते हैं। ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और हम तो सबको ये बोलते हैं कि भई अगर आपको खर्चे वाली बात भी लगती है, तो हमने तो पीडीएफ शेयर किया हुआ है इन सब का ना। आप पीडीएफ से आप पढ़ने वाले बनो, पर्चा छपवाने वाले बनो, पीडीएफ है उसका खुद कलर प्रिंट आउट निकालो, है ना? तो मंगवाने हो तो मंगवाओ, खुद छपवाने हो तो खुद छपवा लो, लेकिन इन पर्चों को अपने पास रखो, इन पर्चों का इस्तेमाल कैसे करना है उसको सीखो, अपना भी कल्याण करो, अपने आस-पास वालों का भी कल्याण करो। तो जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए जब सेकंड मीटिंग करी ना वंदना बहन ने, तो वंदना में ये हमारे थेरेपिस्ट क्या होता है हमारे को रिपोर्ट बना करके भेजते हैं। उससे ही हमें केस स्टडीज़ शेयर करते हैं। तो जब हमने इतनी बात ही सुनी थी, वंदना बहन की रिपोर्ट के अंदर कि भैया उनको हमने बोला कि ये करो, तो अगली बार जब वो सेशन करने के लिए आए तो हमारे मन में हमारे को इंट्यूशन आया कि 70% प्रॉब्लम तो इस बच्चे की ठीक होगी, है ना? और वही बात वंदना बहन ने कही अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भैया जब नेक्स्ट टाइम ये भैया मिले तो इन्होंने बताया कि इनका जो पेन था ना रीढ़ की हड्डी का जैसे 70% उन्होंने कहा है कि मेरा पेन ठीक हो गया है और मैं ज्यादा स्थिर हो गया हूं। मैं थोड़ी इतने लंबे समय के बाद कुछ खुशी महसूस कर रहा हूं क्योंकि देखो भाई की प्रॉब्लम क्या थी, शरीर में दर्द है, रिश्ते खराब हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं, तो शरीर से आदमी परेशान होता है पहले तो उसी में बहुत दुख होता है, उसमें उलझा हुआ होता है। फिर आस-पास से भी प्रेम ना मिले तो बहुत ज़्यादा मायूसी, डिप्रेशन सा आ जाता है लाइफ में। तो भाई ने अगला सेशन अभी देखो अभी पीएलआर हुआ नहीं है, अभी कहानी पता नहीं लगी है, लेकिन बाबा की कृपा देखो फिर भी बच्चे की कि 60-70% जो दर्द है, उसके अंदर बच्चे को इससे ही राहत आ गई कि बच्चे ने मेडिटेशन कोर्स किया, वो किया और बूस्ट करने के लिए क्या है पर्चे मंगवाए थे और पर्चे बांटे थे, है ना? तो रामबाण इलाज है ना? अगर आपको ये पर्चे मंगवाने हो कल्याण, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हुआ दूसरों का कल्याण करो, कार्मिक अकाउंट्स आप जल्दी से सेटल करो, तो अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप हम का लिंक हम दे देंगे जिसके अंदर निशुल्क मेडिटेशन सिखाया जाएगा ये वाला। बट क्लासेस मिड ऑफ द मंथ में होती हैं तो मिड जून से क्लासेस होंगी और आपको ये पर्चे और ये पुस्तकें वगैरह मंगवानी है तब तक तो हमारी टीम को जैसे आप सेशंस बुकिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं तो हमारा फोन नंबर आपको दिख रहा है 9518081745। इसके ऊपर आप हमारी टीम को मैसेज डाल सकते हो कि भाई हमारे को बुक और पर्चे जो भैया बताते हैं हमारे को वो चाहिए। बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट है और अगर आप हमारी टीम को बोलोगे तो वो आपको डायरेक्टली पीडीएफ भी भेज देंगे, खुद आप छपवाओ। हमारे को तो ये मतलब है कि आपके पास होना चाहिए अगर आपको अपना कल्याण करना है तो। तो प्यारे भाई और बहनों इन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर क्या देखा इसके बारे में भी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर उनकी यूजर आईडीज हैं गीता सिन्हा -B6X, प्रियंका जैन -CX8TP, फिर हमारे साथ है बीके रवि 7239 और दुर्गेश दहाके जी। दोस्तों ये कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। हम सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि हमारे जो चैनल के मेंबर्स होते हैं उनके लिए विशेष हिप्नोथेरेपी के माध्यम से कराए जाने वाले हीलिंग के सेशंस हर महीने कंडक्ट कराए जाते हैं। दो तरह के मेंबरशिप्स होते हैं, एक होता है हीलिंग सर्कल, तो जितने भी भाई बहन हीलिंग सर्कल के अंदर ज्वाइन करते हैं उनको हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है कि पूर्व के जीवन की जब आप यात्रा पे जाते हैं तो किस प्रकार के दृश्य आते हैं। अब इतनी सारी चीजें तो एक ग्रुप पीएलआर में कवर नहीं की जा सकती, लेकिन कोई एक समस्या कोई एक व्यक्ति को लेकर के ग्रुप पीएलआर किया जाता है, तो उनसे आपका क्या कनेक्शन है थोड़ा उसको आप एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप इसको अनुभव कर पाते हैं। जो भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर चैनल के मेंबर बनते हैं उनको 2 बार महीने के अंदर ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने को मिलता है और अन्य 3 से 4 हिप्नोथेरेपी के सेशंस कंडक्ट करने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों आज 30 मई 2026 है। आज के दिन ही हम ये भी मॉर्निंग का टाइम है, अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना? आज ही के दिन जो हमारे हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं, उनके लिए कॉर्ड कटिंग का सेशन कंडक्ट कराया जाएगा दोपहर में 2:30 बजे और वो सेशन कंडक्ट कराने के बाद 24 घंटे तक
वो सेशन अवेलेबल भी रहेगा। मान लीजिए कोई भाई या बहन अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो अगले 24 घंटे तक उस सेशन को अटेंड कर पाएंगे। कॉर्ड कटिंग का सेशन विशेष इसी प्रकार की समस्याओं के लिए होता है जिसके अंदर बहुत सारे अटैचमेंट्स आपके साथ होते हैं, है ना, चीजें आपको हावी हो रही होती है आपके ऊपर। तो कॉर्ड कटिंग का सेशन कुछ ऐसा होता है कि उनका जो कनेक्शन है आपसे नेगेटिव एनर्जीज का, उसको कट किया जाता है, उनको आपसे दूर किया जाता है, उनसे आपको क्षमा दिलवाई जाती है, उनके साथ जो भी आपका एनर्जी का कॉम्प्लिकेशन है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार की जैसे इस भाई की समस्या है, इस प्रकार की समस्याओं के अंदर कॉर्ड कटिंग सेशन जो है बड़ा ही हेल्पफुल होता है, लाभकारी होता है। तो अगर हमारे भाई या बहन हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, चाहे हीलिंग सर्कल के अंदर या हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर, इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन की यात्रा पे गए तो किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आते हैं। शायद दोस्तों बातों बातों के अंदर ना अब इनकी प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी। एक बात हम आपको बताना भूल गए कि इन भाई को ना बसों में, ट्रेन में या कोई भी अगर इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होता है तो इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। और दोस्तों जो पहला ही जो पूर्व का जीवन आया था उसके अंदर इसी प्रश्न का उत्तर इनके सामने आता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा भक्ति भाव में और खुशी के अंदर महसूस कर रहे हैं। अपने आप को एक पुरुष के रूप में ही देखते हैं, और पुरुष के रूप में जिस व्यक्ति के रूप में देखते हैं, इनको ऐसा फील होता है कि अभी के जीवन में जो शारीरिक व्याधियां इनको हैं, वो शारीरिक व्याधियां उस पुरुष को भी, पीठ में दर्द उसके भी रहता है, शायद कुछ स्किन प्रॉब्लम्स उसको भी हैं। लेकिन जितना ज्यादा ये डिप्रेस्ड आज के जीवन के अंदर रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो दुख उस पुरुष के जीवन में नहीं है, क्योंकि वो जो पुरुष है वो माँ बगलामुखी जी का भक्त है। और इनको ऐसा नजर आता है कि ये जो पुराने जमाने की बस है, ये शायद इनके अभी के जीवन से जस्ट पिछला जो जीवन है उसको देख रहे होते हैं। वो शायद हिमाचल में है शायद माता रानी का मंदिर। तो वहां ये तीर्थ यात्रा पे यानी कि माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहा है, और उनका ध्यान कर रहे हैं, और मतलब रास्ते में कुछ भजन वगैरह भी चल रहे हैं। और चलते चलते अचानक से बस चल रही है, और अचानक से ऐसे होता है कि इनको पूरी तरह से बस जैसे पलटती हुई फील होती है, और बस पलट करके खाई के अंदर गिर। अपेरेंटली जिस बस के अंदर ये बैठे हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ ही लोग उस बस के अंदर हैं। और ये अभी उस टाइम के लिए बदनसीब कह लो या खुश नसीब कह लो कि उन फुट हिल्स के अंदर इनकी जान जाती है जहां पर माता बगलामुखी का मंदिर है। तो ये ऐसा देखते हैं कि बस के अंदर एकदम से जैसे वो बस पलटी ना, तो जैसे हवा में ही ये रोल खा रहे हैं और पूरा वो कर रहे हैं। तो एकदम से खौफ सा इनको फील हुआ है, और गिरते ही, लेकिन ये बताते हैं कि मेरे जो प्राण हैं वो एकदम आसानी से निकल गए, मुझे गिरते ही मेरे को दर्द फील नहीं हुआ, सब कुछ जैसे एकदम शांत हो गया, एकदम पीसफुल हो गया, और मैं ऐसा फ्लोट करके वहां से निकल निकल रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन माँ की शक्ति जो है वो मुझे जैसे उड़ाती चली जा रही है, उड़ाती चली जा रही है, मुझे दूर लेकर के जा रही है। और इतना ही विजन जो है वो इनको नजर आता है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों, एक ना पीछे हमारे को एक कमेंट में भी किसी भाई ने पूछा था कि भाई ये लोग जो जाते हैं अलग अलग धाम पे दर्शन करने के लिए, वहां लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसका रहस्य क्या है ना, उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है, उनको भगवान का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जो परमात्मा है ना, पहली बात तो परमात्मा या ईश्वरीय शक्तियां जो होती हैं, हमारे ओवरऑल जो हमारी यात्रा है पृथ्वी पे, उसपे हम सुखी कैसे रहेंगे, हमारे कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल होंगे, क्या सही हमारे को करना है, उसके लिए शक्ति और जैसे ज्ञान हमारे को प्रदान करते हैं हमारे जो इष्ट होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं। बहुत बार मनुष्य का पाप इतना ज्यादा हावी होता है उसके ऊपर कि उसको बचाया नहीं जा सकता। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपके जो इष्ट होते हैं ना, वो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकालने के लिए अपने स्थान पे बुला लेते हैं। तो तीर्थ यात्राओं के दौरान कई सारे ऐसे, देखो वैसे तो हम ऐसे कमेंट नहीं करना चाहते, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो आत्माएं तीर्थ स्थलों पे जाकर के पूरी हो जाती हैं, उनके कई जन्मों के बहुत सारे भार इकट्ठे हुए होते हैं,
और ऐसे स्थान पे जब प्राण जाता है ना, तो वहां की शक्तियां क्या होता है कि प्राण तो आपका चला गया, अभी क्या वो पूरा जो जीवन है ना तकलीफों में कटना होता है। लेकिन आपकी जो भक्ति की शक्ति होती है, जैसे एक ही बार आपसे एक बहुत बड़े कर्जे की भरपाई कर देती है। और इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, इतनी भरपाई माँ ने इनकी करवा दी, उसके बावजूद भी आज का जीवन ऐसा बर्बाद है। क्यों है? ये देख करके हम ये जो कर्मों की गुह्य गति है और तीर्थ स्थानों पे जाने वाले जो लोग हैं, उनको उनके इष्ट भी उनके प्राण क्यों नहीं बचा पाते, या क्यों बचाते नहीं हैं, क्लियर करवा देते हैं बल्कि, है ना? ऐसा क्यों होता है, ये आज का जो पीएलआर से समझ में आएगा। तो पहला जीवन जो है, माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, खाई में गिर गए और प्राण एकदम चले गए। हालाँकि बाद में जो है रिलीफ फ़ील हुआ इनको, लेकिन क्योंकि बस के अंदर इनके प्राण चले गए थे और इन्होंने कोई भी ऐसी अकस्मात मृत्यु को एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा होता है, तो अभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ के चलते जो है, ये आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो एक तो ये खाई में गिरने वाला जीवन ये देखते हैं। लेकिन दोस्तों, खाई में गिर जाना और खाई से गिरने से मृत्यु हो जाना, ऐसा इनके साथ एक बार नहीं हुआ। दोस्तों, हम ऐसे सीक्वेंस के अंदर आपको इनके पास्ट लाइफ्स बताएंगे कि अभी का, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला। क्योंकि अभी रिसेंट जीवन के अंदर तो ऐसा ही लगता है कि यार बेचारे इसी के साथ गलत होता चला जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों दुख झेल रहा है, माता का भगत है, मर गया, है ना, अभी खाई में गिर गया, अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी, ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे पीछे जाते चले जाएंगे, आपको नाइंसाफी का शब्द जो है ना, माइंड से गायब होता चला जाएगा, आपको गायब नहीं चला जाएगा। कोई नाइंसाफी नहीं होती। दुनिया में दुख कितना भी क्यों ना हो प्यारे भाई और बहनों, हमें तो ये जो आध्यात्मिकता ने या जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस ने हमारे को सिखाया ना, वो ये दुख कितना भी क्यों ना हो, अनफेयर कुछ नहीं होता, वो सब कुछ फेयर रहा है। चलिए, तो और पीछे की यात्रा में तो जस्ट एक और पिछले जीवन के अंदर ही जाते हैं। तो अभी तो ये वाला जो जीवन था, इसके अंदर थोड़ी एज 30-35 वर्ष की थी। लेकिन और पीछे के जीवन में जाते हैं तो इस बार ये अपने आप को एक फौजी के रूप में देखते हैं। और जो फौजी है उसकी कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं है, कोई 20-22 साल का रशियन लड़का है, जो कि रशियन माउंटेन्स के अंदर ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग जो उनकी है, वो उनकी एंड्योरेंस को बढ़ाने की ट्रेनिंग है। कोई ऐसा समय चल रहा है जिसमें एक युद्ध होने वाला है, उस युद्ध के बड़े आसार से बन रहे हैं। और रशियंस की प्लानिंग ये है कि हम जो है ना, जो हमारा जो दुश्मन है ना, उसको रशिया के अंदर एंटर करने देंगे, आ जाओ तुम। मतलब बॉर्डर पे लड़ना ही नहीं है, रशियंस को एंटर करने देंगे। हमारे यहाँ के जो पहाड़ हैं, हमारे यहाँ के जो मौसम है, वो मौसम और पहाड़ ही हमारे दुश्मनों को खा जाएगा, हमारे को लड़ना ही नहीं पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का कुछ होने वाला है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए ये एक नए रिक्रूट भर्ती हुए हैं। बहुत अच्छे समृद्ध परिवार के बच्चे हैं। और उसमें क्या होता है कि माउंटेन्स के ऊपर चढ़ के कुछ ऐसा होता है कि भी वहां पर भी प्रॉपरली आप ब्रीद कर पाओ, उसके लिए आपको अपना एंड्योरेंस बढ़ाना होता है। तो ऐसी एक ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। कुछ ऐसा होता है कि ये गए हैं और वहां पर स्टॉर्म हिट कर जाता है, और इनका जो ग्रुप है उससे अलग हो जाते हैं। अभी ये गए ही थे, मतलब ये ट्रेनिंग अभी शुरू ही हुई थी। तो कुछ ऐसा होता है कि बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, उसकी क्लिफ पे ये खड़े होते हैं। बर्फ में इनको रियलाइज नहीं होता कि खाई है, और वो क्लिफ का एक टुकड़ा होता है, वो टूट जाता है और टूट करके बहुत गहरी खाई में सीधे जाकर, एक तो होता है बंदा थोड़ा रोल पोल होता है ना, सीधा खाई में जाकर के नीचे गिरते हैं। और नीचे जैसे ही ये गिरते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकीला पत्थर जो है, इनकी पीठ के अंदर घुस जाता है। और जैसे छाती, जैसे है ना, पीठ में पूरा घुस गया है वो, और छाती से भी कुछ वो जो है बाहर आता है। और जैसे ही ये इवेंट होता है, तूफान थम जाता है। जैसे वो तूफान इन्हीं के प्राण हरने के लिए आया है। वो तूफान, बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो तूफान होता है ना, वो खुद नहीं उठता। बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो कि मिल करके एक तूफान का रूप ले लेती हैं। हमने दूसरी स्टोरी भी बताई थी, जब बहन माता जी थी, उनका तूफान ने पीछा किया था फतेहपुर सिकरी के अंदर, उसमें बहुत सारी सोल्स थी। तो हालांकि ये वाली बात क्लैरिफाई तो नहीं होती है कि कुछ एनर्जीज ने वो तूफान लेकर के आए थे, क्या था। लेकिन जब, मतलब जैसे वो तूफान आया ही इनका ध्यान भटकाने के लिए था, ये खाई में गिरते हैं,
नुकीले पत्थर से पीठ टकराती है, छाती के पार होता है वो पत्थर, और तूफान जैसे उसी टाइम थम जाता। फिर इनको दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा ये दर्द में है, इनके प्राण नहीं गए हैं। और जैसे वो ग्रैपलिंग होती है ना, ग्रैपलिंग रोप्स होती हैं, तो बहुत सारी रोप्स से कोई सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रैपल करके नीचे आते हैं, और इनको जो है फिर स्ट्रेचर वगैरह पे लिटाया जाता है। शायद हेलीकॉप्टर्स वगैरह की फैसिलिटी अभी नहीं है, तो बड़े दुर्गम रास्ते से जैसे इनको स्ट्रेचर पे वो कैसे कैसे करके वो लेकर के जा रहे हैं, और वो पूरे रास्ते के अंदर ये बहुत ज्यादा दर्द के अंदर है, बहुत ज्यादा कर्रा रहे हैं। हम्म। और फिर जैसे ऐसा दिखाई देता है कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत टाइम जिंदा रहे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल करके घर चले गए, बॉडी जैसे डिसेबल सी हो गई, ठीक है, लेकिन वो जो पीठ में वो जो था, वो जो दर्द था वो मेंटेन था, और काफी समय तक इनको जीवित रहना पड़ा। और जब तक ये जीवित रहे, उसके बाद कुछ वर्षों तक, जवानी तो खराब हो ही गई थी ना, कुछ वर्षों तक जब तक ये जीवित रहे हैं, तो ऑल टाइम ये जो है पेन में रहे, और फिर उस पेन के अंदर जो है इन्होंने प्राण छोड़े। जिससे कि ये चीज समझ में आती है कि आज जो इनकी पीठ के अंदर दर्द है ना, वो दर्द का एक रीजन पास्ट लाइफ से जैसे इमर्ज हो रहा था, तो वो देखने को मिला। अब एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे है प्यारे भाई और बहनों। देखिए अभी जो लाइफ हुई, इसमें भी गिर के मरा खाई के अंदर भाई रशिया में, और वहां पर भी गिर के मरा बस में, खाई में, माँ बगलामुखी माता मंदिर के पास। लेकिन दोनों केसेस के अंदर बच्चे की डेस्टिमोनी अलग अलग है, इन टर्म्स ऑफ जो पेन उसने एंड्योर किया। वहां पर जब खाई में गिरा माता रानी के यहाँ पे, तो उसने कहा कि एक बारी के लिए खौफ आया अंदर, लेकिन गिरते ही प्राण निकल गए, और जैसे मैं रिलीफ। तो आत्मा जो है तकलीफों से मुक्त तो हुई, उस टाइम के लिए तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन दूसरी जो लाइफ है, उसके अंदर ये गिरे हैं, तब माँ साथ में नहीं थी, तब भक्ति साथ में नहीं थी, और वर्षों तक उस दर्द को झेलना पड़ा। दोस्तों, या तो बंदे का जीवन ऐसा हो, किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा हो कि भाई गिरे, चोट लगी, अच्छा फिर ठीक हो गया, ठीक होने के बाद जीवन उसने ठीक अपना निर्वाह कर लिया, एक दो साल खराब हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक तो हो गया ना उसके बाद, वो तो फिर भी समझ में आता है कि चलो कोई जीवन तो जीने को मिला, जीवन दान तो मिला। लेकिन इन्होंने तो मर ही जाना था, और जब मर ही जाना था, तो 3 साल पैरालाइज्ड पड़े रहने से बेहतर है, वो पैरालाइज भी पड़े हैं, लगातार दर्द भी हो रहा है, उससे बेहतर तो यही ही है कि प्राण जो है पखेरु हो जाए, है ना, आगे की यात्रा पे तो आत्मा निकले, है ना। तो ये जो है एक यहाँ पे दृष्टांत देखने को मिला इनके दो केसेस के अंदर, कि जब आप अपने इष्ट के द्वार पे हो, जब आपको गोद में आपके इष्ट ने उठा लिया है, तो जितना हो सकता है, जो आपके जितने कर्मों के अंदर वो इंटरफेयर कर पाए, हालांकि इंटरफेयर करना नहीं चाहिए उनको, लेकिन फिर भी आपकी जो भक्ति है आपके इष्ट को मजबूर कर देती है आपके कर्मों में इंटरफेयर करने के लिए, तो फिर भी ये जो शक्तियां होती हैं, बहुत सारी जो तकलीफ है उससे हमें बचा लें। तो प्यारे भाई और बहनों, फिर जैसा कि प्रोसीजर होता है, और इनको पीछे जो है लेकर के जाया जाता है। एक बार फिर से ये अपने आप को एक ऑफिसर के रूप में देखते हैं, जो कि शायद कोई आर्मी का ऑफिसर है, या कोई पुलिस ऑफिसर है, जो कि किसी जंगल के एरिया के अंदर पोस्टेड है, जंगल के आसपास जो है ये पोस्टेड है। और ये जो ऑफिसर है अभी जो इनको नजर आता है, अभी ये अपने आप को एक ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं। और कुछ ऐसी कहानी ऐसे चल रही है कि जिस एरिया में है, आस-पास के जो ट्राइबल्स है ना, जो ट्राइबल्स हैं, वो इनको अपनी लैंड पे कब्जा करने नहीं दे रहे हैं। इनके साथ एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है उनका चल रहा है, जिस चीज के चलते बहुत सारे इनके बीच में जो है मारकाट हुई है। और जो ये है, मतलब एक प्रकार से जो ट्राइबल्स हैं, एक प्रकार से उस स्थान के क्रांतिकारी हैं। और ये एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिनको विशेषकर इन सबको खत्म करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि इनकी जो अप्रोच है, ये बिल्कुल भी डायलॉग के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। इनकी अप्रोच है कि जो वी हैव टू निप देम इन द बट, इनके लिए सब कीड़े मकोड़े हैं और कॉकरोच समझते हैं ये, कि इनको कुचलना ही पड़ेगा, कुचलेंगे तभी खत्म होंगे। आप स्प्रे मार दो, आप सोचो आप कुछ ऐसा कर लो ये भाग जाएं, ये भागेंगे नहीं, इनको मारना पड़ेगा।
तो इनको ऐसा नजर आता है कि भी रात का जैसे अंधेरा है और इनको टिप मिली है ना, कि कहाँ पर जो रेबल्स हैं या जो वहां के जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो कि इनके इनसे आजाद कराना चाहते हैं अपनी मूवी को, हो चुके हैं भारत में कहीं पर है ये एरिया, जंगलों वाला एरिया है। और ये अपनी टुकड़ी के साथ जो है घेराबंदी करने के फॉर्मेशन के अंदर, इनकी बहुत बड़ी टुकड़ी है। और वो टुकड़ी लेकर के एकदम से इनको दिखाई देता है कि भी एक स्थान पर कहीं पर वो जैसे आग जल रही थी, लोग रेस्ट कर रहे थे, तो सोते हुए लोगों को इन्होंने जाकर के पकड़ लिया है और उनको कैप्चर कर लिया। लगभग 10 क्रांतिकारी हैं, और ये जो क्रांतिकारी वहां पर हैं, इनके हिसाब से जो रेबल्स हैं, ये इन लोगों के जो पूरे एरिया के अंदर क्रांति की लहर फैली हुई है ना, उनके लीडर्स हैं ये लोग। अब उनको पकड़ लिया है, तो इनकी क्या है, इनकी पॉलिसी है नो अरेस्ट पॉलिसी। तो ये अपने जैसे उनको पकड़ लिया है, तो अम, और ये अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि भी इनको हमने मारना ही है। तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये धावा बोलते हैं ना, तो इनके पास वो बड़ी वाली गन्स हैं जिसके अंदर आगे वो चाकू सा लगा होता है, इस प्रकार की राइफल्स हैं, ये लेकर के वो गए हैं। तो कई सारे लोगों ने जैसे प्रतिकार किया, तो मतलब एकदम से कॉन्फ्लिक्ट सा हुआ, तो 6-7 लोगों को तो वैसे ही मार दिया। फिर इनको वहां पर 3 लोग और नजर आते हैं, जिन 3 लोगों को घुटने के बल बिठाया हुआ है। उनसे कुछ उनको इंटेरोगेट कर रहे हैं, और वो गुस्से से इनकी आंखों में देख रहे हैं, और वो इनको कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी असलियत पता है, हम तुम्हें बता दें या ना बता दें, तो हमारा जो अंजाम है वो कुछ अलग नहीं होने वाला है, हमारे साथ तुमने वही करना है। तो तुम्हें कुछ भी बता करे कुछ फायदा नहीं है, हम अपनी मातृभूमि से जो है वो नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि ये ना बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं उनकी वाली बात सुन करके, कि ये उनको जवाब नहीं देंगे। और जैसे इनके साइड के अंदर एक बहुत बड़ा चाकू दिखाई देता है, ऊपर से उसके अंदर दांत बने हुए हैं, बहुत शार्प ब्लेड है। और जो क्रांतिकारी हैं उनको घुटनों के बल बिठाया हुआ है। तो जा करके जैसे ये पीछे से जाते हैं, उनका सर पकड़ते हैं, और बहुत ही जैसे एंजॉय करके उनकी जो है गर्दनें काटते हैं। और जब उनकी गर्दनें काट रहे होते हैं, तो ये इनको ऐसी फीलिंग आती है अंदर से कि मुझे ना बहुत ज्यादा जैसे सेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा रिलीफ मैं फील कर रहा हूँ। और जैसे उनके वो एक गागलिंग सी होती है ना, वो वाली आवाज वो सुन रहे हैं। खैर वो लोग भी जैसे झुक नहीं रहे हैं उनके सामने, और एक एक करके जो है ये तीनों का गला रेत देते हैं। और जब वो कर देते हैं, तो इनको ये होता है कि द मिशन इज सक्सेसफुल, यहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं मैंने उनको जो है मार दिया है, अब ये एरिया हमारा है। और उनके उनको यूज करके, उनको यूटिलाइज करके, जैसे इन्होंने दहशत फैलानी है, तो इनके नाम की जो दहशत है वो काफी फैल जाती है। और फिर जो भी इनकी गवर्नमेंट का मंसूबा होता है उसको ये काफी हद तक जो वहां पे है पूरा कर देते हैं। मतलब ये जो 10 जो क्रांतिकारी ये मारते हैं, उससे वहां का जो रेबेलियन होती है, वो रेबेलियन वो शांत हो जाती है। और इन तीनों के जैसे सर काट करके लटका दिए जाते हैं, और एक एग्जाम्पल बना दिया जाता है कि भाई ये होगा जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा। और ये करके मतलब एक होता है दोस्तों कि आपको मारना है, एग्जाम्पल भी सेट करना है, लेकिन एक इंटरनल एक पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की, तो खुशी बहुत इनको मिली वो करके, ऐसा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अभी तक का जो दृश्य है, जो और जो जीवन थे, उसके अंदर कोई किरदार सामने नहीं आए थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये किरदार सामने आए जिनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ऐसा समझ में आता है कि इनके ऊपर जिन इविल स्पिरिट्स का प्रभाव है, जो 6-7 इविल स्पिरिट्स हैं, ये तो वो स्पिरिट्स हैं जिनको इनके सिपाहियों ने ही मार दिया था, इनके ऑर्डर पे मार दिया। 3 लोग इनके जीवन के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने इनका जीना हराम कर रखा है, जो कि इनको जीने नहीं दे रहे हैं। बॉस हैं लेकिन बॉस बन करके जीने नहीं दे रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं। जब उन जब ये उनका गला काट रहे थे, जब उनको काटते हुए ये जो अंदर से खुशी महसूस कर रहे थे ना, वैसी ही खुशी इनको फील हुई कि जो इनकी लेडी बॉस है या जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जब वो इनको तंग करते हैं, जब वो इनको फील कराते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो वैसी ही खुशी उनकी आंखों में दिखाई देती है। और जो एनर्जी है इनकी मैच हो जाती है, इनको फील होता है कि जिन 3 लोगों का गला रेत करके इन्होंने मारा था, अपने हाथों से जिनको मारा था, वो और कोई नहीं है बल्कि इनके ऑफिस के अंदर इनको हरास करने वाली इनकी बॉस, और इनके वो जो दोनों
सबॉर्डिनेट्स हैं वही हैं जिनको इन्होंने मारा था। तो मार तो इनको नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे रोज इनको अपमान का घूंट पिला करके, जैसे तिल तिल करके मार रहे हैं इनको, है ना। जैसे पहले इन्होंने क्यों उनको मार दिया था, क्योंकि पावर थी हाथ में। तो दफ्तर में उनके साथ काम करना, जैसे उन्होंने इनकी पावर ही छीन रखी है इनसे ना। तो वो जितना हो सके इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो अपने प्रभाव से इनको दुखी कर रही हैं, और जो वो तीन आत्माएं हैं वो जीवित हैं, उसको दिखाई देता है कि भी वो जो है ऐसे इनको परेशान। अभी भी कई सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर नहीं मिला था। तो और भी पीछे के जीवन में जैसे ये जाते हैं, और एक और पूर्व का जीवन दिखाई देता है, जिसके अंदर थोड़ा सा डाउट था कि शायद दो अलग अलग जीवन के दृश्य हैं या एक ही जीवन का दृश्य है, लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूरता से भरा हुआ जो जीवन है वो दिखाई देता है। तो फिर उसके अंदर क्या देखा और उससे क्या कनेक्शन निकली, उसके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद फिर जब और पीछे के जीवन में जाया जाता है, तो उससे ये चीज भी समझ में आती है कि ये जो कई जन्मों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे हो जाते हैं, जैसे इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट देखा कि ये जो क्रांतिकारी हैं इनको रोकने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने गला रेत करके मार दिया। ये केवल इसलिए नहीं है कि भाई उस जीवन में वो अपनी लैंड बचा रहे थे और ये उसको छीनना चाह रहे थे उनकी लैंड को, लेकिन जैसे इस तरह की चीजें भी ना बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और पीछे के जीवन में जाते हैं तो ऐसा ही कुछ नजर आता है। इस बार जो जीवन सामने आता है दोस्तों, उसके अंदर ये अपने आप को एक जमींदार के रूप में देखते हैं। मतलब फिर भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जो जमींदार है वो बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत ज्यादा लालची और बहुत ज्यादा चंट है। और ये जो जमींदार है, अपने जो जैसे यहाँ अपने जो उनके गांव है, जितने भी गांव की जमींदारी उसके पास है, ये चाहता है कि यहाँ पर हर कोई गरीब रहे। ये चाहता है कि पढ़ाई से, ज्ञान से यहाँ के लोगों का कुछ लेना देना ना हो, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख गए या ये थोड़े भी समझदार अगर ये लोग हो गए, तो इनकी जमींदारी चली जाएगी। और जमींदार होना एक बात है, लेकिन बहुत बड़ा धोखेबाज किस्म का इंसान है, ऐसा नजर आता है। तो नजर आता है कि भाई ऐसा एक सीन है जिसके अंदर लोग हैं, हाथ जोड़ करके इनके सामने खड़े हैं, बहुत बुरी उनकी हालत है, खाने को पैसे नहीं है, लेकिन ये अपना कर उनसे वसूल रहे हैं कि कुछ भी है, जर जोरू जमीन, कुछ तो मेरे को चाहिए ही मेरे को, तुमने जो मुझे देना है वो तुम्हें मुझे पैसा देना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। और उसी गांव के तीन कोई विद्वान लड़के हैं, मतलब कोई समझदार हैं, थोड़े वो ठीक परिवार के हैं, और वहां से बाहर वो पढ़ाई करने के लिए गए। अब ये अंग्रेजी पढ़ाई का जमाना नहीं है, मतलब ये पुराना जमाना चल रहा है, लेकिन तब भी भारत के अंदर जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ना, पुराने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानते हैं ना, भारत के अंदर थी। तो ऐसे बहुत सारे स्थान थे जहाँ पे पढ़ा करते थे। तो कई बड़े आचार्य से पढ़ करके ये तीन लोग वापस गांव में आए हैं, और कई दिनों से वो नोटिस कर रहे हैं कि जब वो बचपन में गए थे तब जो हालत थी वर्सेस अब जो जमींदार ने हालत कर दी है जब वो 10 साल के बाद वापस आए, इसने तो और बुरा हाल कर दिया है लोगों। यहाँ पे तो सब कुछ उजाड़ के रख दिया है। और वो लोग वहां पर सीख करके आए हैं कि इकोनॉमी कैसे बेटर होती है, गांव में समृद्धि कैसे आती है, सब कुछ वो सीख करके आए। तो वो जैसे वापस आते हैं तो काफी दिन तक वो इनकी प्रोसीडिंग्स को नोटिस करते हैं, अपने पास नोट्स बनाते हैं और समझते हैं कि ये कर क्या रहा है। उनको समझ में आ जाता है कि ये ना पागल बना रहा है सब। और वो सब लोगों के सामने जो है इनको जो है चैलेंज करते हैं कि भी ऐसे ऐसे तुम ये हिसाब ऐसे खोल करके समझाओ, ऐसे करके बताओ, इसके हिसाब से तो ये बनता है, इसके हिसाब से तो वो बनता है। तो जमींदार बाबू के साथ जो है तीन लड़के शास्त्रार्थ कर रहे होते हैं, जिससे कि जो जमींदार बाबू हैं वो बहुत बहुत नाराज हो सकते हैं। अब क्या है कि चोर आदमी अगर पावरफुल भी हो, तो वो क्या है कि उसको ये होता है कि तूने मुझे चोर बोला कैसे, है ना। और बोला है तो भी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, हमारा तो काम धंधा हो जाएगा। तो ये पहले तो उनको बहुत ज्यादा डराते धमकाते हैं, और जब डराने धमकाने के बाद में वो लोग नहीं मानते, तो इनके पास पैसे की कमी होती नहीं है, इनके पास पहलवानों की कमी होती नहीं है। तो वो जो तीनों लड़के होते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा मारपीट करवाते हैं, हड्डियां तोड़वाते हैं, और एक बहुत लंबे समय के लिए जैसे उनकी ऐसी हालत कर देते हैं कि वो मंजे पे ही पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे फिर कुछ वर्ष लेकर के जब वो बच्चे रिकवर करते हैं,
तो उनके मन में इनके प्रति बहुत बहुत क्रोध होता है ना? बहुत उनके मन में बदले की भावना होती है। लेकिन उनको पता होता है कि इसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मजबूरन जो है उनको जो है गांव छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो अपना जीवन जो है बनाना चाहते थे। और शारीरिक रूप से जैसे उनको ना बहुत ज्यादा कष्ट इन्होंने एक प्रकार से, जैसे थोड़ा सा किसी की टांग टूट गई तो बेचारे की टांग टूटी रही, इस तरह का। तो पूरा जीवन भर जो है उनके मन में इनके प्रति क्रोध रहता है, बदले की भावना रहती है, लेकिन वो अपना बदला इनसे ले नहीं पाते हैं। और दोस्तों, क्योंकि 3 लड़के हैं तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आज के जीवन में जो वो 3 ऑफिस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, इस वाले पूर्व के जीवन में भी वही 3 लड़के थे जो इनको नज़र आए थे, है ना? और जो गाँव के लोगों को ये लूट रहे थे, कहीं न कहीं हालाँकि ये बात क्लियरिफ़ाई नहीं हुई, लेकिन जब ये अंग्रेज़ ऑफिसर रहे होंगे, तो दोबारा जैसे उन लोगों को ही लूटने का इनका पार्ट रहा होगा। पिछली बार वो पढ़े लिखे थे, शरीफ बच्चे थे, तो वो उस प्रकार से उन्होंने मतलब हथियार उठा करके उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने केवल दिमाग चलाया था। लेकिन अगला फिर जब उन्होंने जीवन लिया तो फिर उन्होंने हथियार उठाए, बहुत समय तक इन लोगों को परेशान किया, बीच में खूनी खेल चला। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि भई कोई ऐसा पार्ट होता है, इनके पास ऐसी पावर थी, जिसके चलते ब्रिटिश ऑफिस वाली लाइफ में भी इन्होंने ही उनका गला रेत करके उनको मार दिया। तो क्यों इनको ये लोग इतना दुःख दे रहे हैं? क्यों प्रेत आत्माओं का प्रभाव है इनके ऊपर? क्या ये करके आए हैं? ये सब कुछ काफ़ी अभी तक भी नज़र आ रहा था, लेकिन अभी तक भी दोस्तों ऐसा नज़र आता है कि भई ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है, आपस में लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अच्छा, चलो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, तो ऐसा ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन और पीछे या और जब एक प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, तो उसमें ऐसा समझ में आता है, अब वो यही वाली ज़मींदार वाली लाइफ़ थी या कोई और लाइफ़ है, इस पे क्लैरिटी नहीं मिली। लेकिन ऐसा इनको नजर आता है कि ये अभी एक अमीर जमींदार ही है, अमीर हैं, और इनकी उम्र हो गई है बहुत ज्यादा, और इनकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई है। तो लगभग 55 साल के व्यक्ति हैं। और क्योंकि ये जमींदार है, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता, तो गांव की एक बहुत छोटी उम्र की कन्या है, लगभग 18-20 साल की उम्र की कन्या है, उसके घर वालों ने इनका कोई कर्जा वगैरह देना है, और उसके अवज में इन्होंने वो लड़की मांग ली है उनसे। और घर वालों को इनके दबदबे के चलते, अपने कर्जे के चलते अपनी बेटी इनको देनी पड़ी है। तो 18-19 साल की जो कन्या है, उससे जो 55 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति होता है, ये विवाह कर ले। अब उसके अंदर ऐसा इनको नजर आता है कि इनका ना बहुत ज्यादा मन करता है कि भी संभोग करें और अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करें। लेकिन वो जो लड़की इनके घर के अंदर आई है ना, वो अपने आप को ना बहुत लंबे समय से इसे बचा रही है, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती इनके साथ। क्योंकि वो लड़की का कहना ये है कि इनकी उम्र मेरे पिताजी से भी बड़ी है, मेरे पिताजी से भी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करा दी है। वो अंदर से वो रेडी नहीं हो पा रही है इन्वॉल्व होने के लिए। और ये जो है उनको बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके साथ जैसे वो कर रहे हैं। अब मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होता है, लेकिन वो जो है सबमिट नहीं कर रही है। और इनके अंदर काम वासना की जो भावना है बहुत ज्यादा है, इनको चाहिए। और ऐसे ही एक दिन ये ऐसा देख लेते हैं कि वो जो 18 साल की लड़की है, उनसे एक लड़का मिलने के लिए आया हुआ है, जो कि लगभग उसी की एज का है। इनको पता लगता है कि वो गांव का ही लड़का है, और गांव के उस लड़के के साथ इस लड़की का प्रेम है, और ये उसके साथ शादी करना चाहते हैं। अब शादी हुई है इनके साथ, वो कैसे मिलने के लिए आ गया, मैं इतना बड़ा जमींदार। तो ये जो चीज है इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। कि जब वो मिल करके लड़का चला जाता है, तो ये घर के अंदर उस लड़की को बंद करते हैं, उसको बहुत ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं। जो खाट होती है, खाट, लकड़ी की एक खाट के साथ लड़की को बांध दिया जाता है। जैसे वो लकड़ी के पाए होते हैं ना, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसको खड़ा कर दिया है, और उसको फिर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इनका गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं होता, क्योंकि शायद वो लड़का आया था तो उसने हाथ पकड़ लिया था और ये था। तो इनको ये है कि ये मेरी होनी चाहिए, और मेरी नहीं हुई, अगर किसी और ने इसको छू लिया तो अब ये मैली हो गई है, तो अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा दिखाई देता है कि कोई ऐसा पदार्थ जो कि ज्वलनशील होता है, उसको ये लड़की के ऊपर डालते हैं। वो जैसे मिट्टी की दीवार है बड़ी सी, साथ में खाट है, और लड़की जैसे वो क्रूसीफाइड उसके अंदर वो जो है वहां पे लटकी हुई है,
उसके ऊपर वो मिट्टी का तेल या जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, कोई तेल छिड़क करके लड़की को जिंदा जला देते हैं। और जब वो जिंदा जल रही है, तो उसी घर के बड़े से आंगन में दूर जाकर के बैठ जाते हैं और उसको जलता हुआ देख करके इनको बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। जैसे कोई प्योर ईवल होता है ना, प्योर ईवल, ऐसा पर्सनालिटी जो है सामने आती है, जिसको देख रहे हैं और जल रही है और बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं और उनके एक एक अंग को पूरी तरह से जल करके भस्म होते हुए, लड़की को कोयला होते हुए देख करके जो है इनको खुशी मिल रही है, इनको तृप्ति मिल रही है। तो ये जो चीज इन्होंने कन्या के साथ की, उसका जो जैसे लड़की के ऊपर वो जली ना लड़की, उसके जैसे प्रभाव से, उसके दिए हुए श्राप से, है ना, या उसने जो भी झेला, वो जैसे संकल्प कर रही थी कि वो तू भी झेलेगा, जो मेरी काया तूने वो कर दी है, तेरी भी काया खराब हो जाएगी। उसकी वजह से जो है इनके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स है। बीच में कई जन्म तो इन्होंने गोरे के ही लिए, तो कुछ रहा होगा शायद वो चीज ढक गई। लेकिन फिर जब दोबारा इन्होंने भारतीय के रूप में जन्म लिया है, जब जब ये लेते हैं, तो व्हाइट स्पॉट्स जो है वो इमर्ज हो जाते हैं। और इसीलिए इनके विवाह से पहले वो व्हाइट स्पॉट्स कम थे, लेकिन दोबारा जब ये उसी लड़की से इनका विवाह होता है इस जीवन के अंदर, उसकी एनर्जी के संपर्क के अंदर आते हैं, तो उसका दिया हुआ जो अभिशाप है पूर्व के जीवन का, जैसे उसका प्रभाव वापस आ जाता है। इसीलिए इनके विवाह हो जाने के बाद जो है व्हाइट स्पॉट्स इनके बहुत ज्यादा बढ़ गए। कहने का मतलब ये है कि पूर्व के जीवन में जिस पत्नी को उन्होंने जला करके मार दिया था, वो और कोई नहीं है, इनके इसी जीवन की पत्नी है, जो कि आज इन जिनके बीच में खींचतान इनको फील होती है। पूर्व के जीवन का जो पत्नी का प्रेमी था, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के भतीजे के रूप में देखा, जो भतीजा बहुत ही छोटा बच्चा है, लेकिन इनकी अभी की जो पत्नी है, उनके और इनके भतीजे के बीच में मतलब काफी जैसे वो माँ की तरह जैसे उनको प्रेम करती है ना? तो अपना वो भतीजा इनको आज भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि पूर्व के जीवन के अंदर जो है, उन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। ठीक है? तो दोस्तों, कैसे हम दोबारा से बात बोलना चाहते हैं कि कैसे हमारे को लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है। अच्छा, कई लोगों का ये पॉइंट भी होता है कि ऐसा इंसान भगत कैसे हो सकता है? ऐसे इंसान की देवी बिल्कुल भी रक्षा क्यों करे? है ना? पहले तो हम ये बोल रहे थे कि भी देवी माँ के दर्शन करने आ रहे थे, खाई में गिर के कैसे मर गया? लेकिन ऐसी कहानी सुनने के बाद ये होता है कि इसकी बिल्कुल भी रक्षा नहीं होनी चाहिए थी। इसको तो वहां पे भी तकलीफ मिलनी चाहिए। है ना? तो दोस्तों देखो क्या होता है कि जो ईश्वरीय शक्तियां होती है ना, वो ना हम लोगों की तरह सोचते नहीं है, या हम लोगों के अंदर जैसे ईगो होती है या जिस हिसाब से हम देखते हैं, वो इस हिसाब से नहीं देखते। वो ना ऊंची स्थिति से चीजों को देखते हैं। जब भी आप परमात्मा के द्वार पे जाएंगे, भगवान के द्वार पे आप जाएंगे, उनके किसी बच्चे के द्वार पे जाएंगे, वो हमेशा यही प्रयास करेंगे कि कैसे करके आप अपने इस कुचक्र से, अपने बुरे संस्कारों से बाहर निकले। लेकिन क्योंकि हमारे बुरे संस्कार हैं, हमारे पाप हैं, तो वो चीजों को सूली से काटा तो कर सकते हैं, प्रभाव को कम तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किए हुए घृणित अपराधों को क्षमा देवी माँ तो नहीं कर सकती। देवी माँ अपनी कृपा आपको दे सकती है फिर भी, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। लेकिन जो पाप आप करके आए हैं, है ना, उस पाप का हिसाब तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। है ना? तो उन्हीं आत्माओं के साथ आज ये इन्वॉल्व हैं, अलग अलग प्रकार से इनको दुख दे रही हैं, बचपन से घबराहट में और इन सब चीजों में इनको डाला हुआ है। अल्टीमेटली इनके लिए मैसेज यही आया कि भैया, बेहद में सेवा करना तुम्हारे को सीखना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापी हो, तो जो पाप किया है, पाप को या तो भोगते रहो, या फिर जिन जिन आत्माओं के प्रति आपने ये पाप किया है, उनके प्रति अब शुभ भावना रखनी। वो कैसा भी व्यवहार करते हैं, उनके प्रति शुभ भावना रखनी ही पड़ेगी। परमात्मा से गुड वाइब्रेशन लेकर के उनको देना ही पड़ेगा। मन में क्षमा का भाव रखना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हम हमेशा कहते हैं कि रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने कितना गलत किया। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, है ना? इन लोगों का तो बस ये है कि इकट्ठा हो गया अभी, है ना? तो हाँ, तो उसका पहले ही काफ़ी ये अपने उस स्टेप पे उस पे आगे बढ़ चुके हैं, मेडिटेशन इन्होंने सीखा है। उसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे दूसरी आत्माओं को, जिनको हमने दुःख दिया, उनको हमारे को सुख ही देना है, कैसे विश्व कल्याण के प्रति अपना पार्ट जो है उसको प्ले करना है। और इनके लिए तो फिर यही हिदायत है वैसे, कि विशेषकर जो ज्योतिर्लिंग के पर्चे हैं,
उनको जितना ज़्यादा ये बाँटेंगे, जितना ज़्यादा चारों दिशाओं के अंदर फैलाएँगे, परमात्मा के प्रकाश से लोगों को जोड़ेंगे, उतना तेज़ी से इनकी जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल होंगे। इनके जो गाइड हैं उनसे इनको ये भी गाइडेंस मिला था कि जो नौकरी है तुम छोड़ दो, ठीक है? इनको वैसे साकाश देकर के तुम इनको रिज़ॉल्व करो, तुम्हारे को जीने देंगे नहीं ये लोग वैसे, है ना? तो नौकरी छोड़ देंगे, तो नौकरी की तरफ से तो कुछ इनको रिलीफ अब मिलने वाला है, थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका बेटर होने वाला है, ऐसा भी गाइडेंस इनको आया है। तो दोस्तों ये थी कर्मों की गुह्य गति, है ना? इतने सारे जन्म इनके सामने आए, तो हम सोचते हैं कि अब क्या होगा? अब अगर आज भी ये इसी में रहेंगे कि बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो कहीं न कहीं वहीं अटके रहेंगे। लेकिन अब अगर ये संकल्प लेते हैं कि भई मुझे अपना संस्कार, अपना स्वभाव, अपनी अप्रोच को बदलना है और कल्याण करना है, उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो एकदम से तो नहीं लेकिन आने वाला जो समय है, जैसे-जैसे हिसाब-किताब कम होता जाएगा, जीवन के अंदर खुशी आती चली जाएगी, भार कम होता चला जाएगा, तो उसी दिशा में जो भाई है उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली, आपको क्या लगता है आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।